हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम जीव विज्ञान के उपशाखाएं के बारे में देखेंगे। जीव विज्ञान की उपशाखाएं के बारे में देखेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट है जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है। यानी जंतु विज्ञान के अध्ययन हम किस में करते हैं, तो जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन को हम जंतु विज्ञान कहते हैं, अर्थात जूलॉजी कहते हैं। जीवित जीव और मृत जीव के अध्ययन को जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान कहते हैं। अगला पॉइंट है सही सुमेलित है पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। दूसरा है वंशागत के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। वंशागत के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला पॉइंट है पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। अगला है जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोबायोलॉजी। जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोबायोलॉजी कहा जाता है। अगला पॉइंट है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कीट के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीट के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी। कीट के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला पॉइंट है विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो कौन सा विषय है जो जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों से संबंधित है? तो उसे जननांकी कहते हैं। अगला पॉइंट है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो संस्कृति के वैज्ञानिक अध्ययन के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो तुलनात्मक अध्ययन को इथ्नोलॉजी कहते हैं। संस्कृति के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इथ्नोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को इस विज्ञान को मशीन जगत में उपयोग करने को कहते हैं। तो कार्य, गुण और पद्धति के मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो बायोनिक्स कहा जाता है। मशीनी जगत में उपयोग के क्या कहा जाता है? बायोनिक्स कहा जाता है। अगला पॉइंट है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन। अगला पॉइंट है रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो रेशम के कीट पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं। अगला पॉइंट है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। अगला पॉइंट है सही सुमेलित है खेती का नामकरण। पहला है फूलों की खेती। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। दूसरा है फसलों की खेती। फसलों की खेती को क्या कहते हैं? तो एग्रोनॉमी कहा जाता है। अगला है सब्जियों की खेती।
सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहा जाता है। सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। फूलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। पीसी कल्चर मछली पालन। पीसी कल्चर मछली पालन। अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर फूल की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अगला है सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित को देखते हैं। अगला पॉइंट है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो शब्दकोश का संकलन। शब्दकोश का संकलन। अगला है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का संबंध किससे है? तो भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन को क्या कहते हैं? फिलोलॉजी कहते हैं। अगला है आइकोनिग्राफी। आइकोनिग्राफी प्रतिमाओं का चित्रकला का अध्ययन, यानी प्रतिमाओं और चित्रकलाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आइकोनोग्राफी। प्रतिमाओं और चित्रकलाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आइकोनोग्राफी कहा जाता है। अगला पॉइंट है बीटी कल्चर। बीटी कल्चर के द्वारा उत्पादित होता है, यानी बीटी कल्चर के द्वारा किसको उत्पादन किया जाता है? तो अंगूर का उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट है कीट संवर्धन है। तो कीट के संवर्धन को क्या कहते हैं? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों के वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहा जाता है। अगला है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो वर्मी कल्चर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अर्थवर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्मी कल्चर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अर्थवर्म का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है जेनेटोलॉजी। जेनेटोलॉजी का संबंध किससे है? तो जेनेटोलॉजी का संबंध वृद्धों के अध्ययन से है। जेनेटोलॉजी का संबंध किससे है? तो जेनेटोलॉजी का संबंध वृद्धों के अध्ययन से है। अगला पॉइंट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स अध्ययन। जेनेटिक्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आनुवंशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स का अध्ययन आनुवंशिकता और विचरण के अध्ययन को ही जेनेटिक्स कहते हैं। अगला पॉइंट है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का संबंध किससे है? तो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन। पेडोलॉजी का संबंध किससे है? तो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट है अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अस्थियों यानी हड्डी। अस्थियों यानी हड्डियों। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, अर्थात ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो सर्प यानी कि सांप के विषय में जानकारी प्राप्त करने को क्या कहते हैं? तो सर्पेटोलॉजी। सर्पों अर्थात सांप के बारे में जानकारी प्राप्त करने के क्या कहते हैं? तो सर्पेटोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट है
फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट का संबंध किससे है? तो फिलाटेलिस्ट का संबंध डाक टिकट जमा करता है। तो फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो डाक टिकट जमा करता है। डाक टिकट जमा करने वाले को फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। अगला पॉइंट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल है। तो कौन बेमेल है यानी मिला हुआ नहीं है? तो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बेमेल नहीं है, बाद बाकी सब मेल है यानी समान है। अगला पॉइंट है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन से। तो मृदा विहीन पादप संवर्धन को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध क्या है? तो मृदा विहीन पादप के संवर्धन से, यानी बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे का संबंध ही हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अगला पॉइंट है लिथोट्रॉप्सी। लिथोट्रॉप्सी का संबंध किससे है? तो लिथोट्रॉप्सी का संबंध गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना लिथोट्रॉप्सी कहलाता है। गुर्दे की पथरी को किरणों के द्वारा तोड़ना ही लिथोट्रॉप्सी कहलाता है। यानी गुर्दा लीवर में पथरी की समस्या को किरण के द्वारा तोड़ना ही ट्रॉप्सी कहलाता है। अगला है जैव प्रक्रम। अब अगला पॉइंट हम जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ था? तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले। अगला पॉइंट है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। अगला पॉइंट है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद आधारित है। तो डार्विन द्वारा प्राकृतिक वर्णनवाद का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एरिजेस्टेशन एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर। अगला पॉइंट है विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया यानी किसने दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अगला पॉइंट है जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। तो जैव विकास के बारे में सर्वप्रथम किसने समझाया यानी कि बताया था? तो सबसे पहले लैमार्क ने जैव विकास के बारे में बताया था। अगला पॉइंट है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हुगो डी ब्रीज ने किया था। अगला पॉइंट है सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है विकासवाद का सिद्धांत। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। अगला पॉइंट है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, ऑपरेशन। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किस पर आधारित है? तो बीडल और टैटम पर आधारित है। अगला पॉइंट है ऑपरेशन ओपेरोसन अवधारणा दिया था। तो ओपेरोसन की अवधारणा दिया था। तो ओपेरोसन की अवधारणा जैकब और मोनोड ने दिया था। ऑपरेशन का अवधारणा किसने दिया था? तो जैकब और मोनोड ने दिया था। अगला पॉइंट है विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है। अगला पॉइंट है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में आगो का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो आगो का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से लोप होता है। अगला पॉइंट है भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है। तो कौन सी बिल्ली है, क्या है जो हाल ही में विलुप्त हो गई है? तो बिल्ली की प्रजाति जो कि चीता है वो हाल ही में विलुप्त हो गई है। अगला पॉइंट है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नोन मनुष्य है, यानी क्रो-मैग्नोमैन है। अगला पॉइंट है आर्कियोप्टेरिक्स का संबंध किससे है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।